नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की हमारी यह क्लास अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के बारे में होगी। अर्बन और रीजनल प्लानिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि किस नज़रिए से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं, करंटली यू आर एनरोल्ड इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और आप गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं। तो उस लिहाज से यह टॉपिक या ये डिसिप्लिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। बिकॉज़ आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्ज़ाम के अंदर प्लानिंग पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और गेट के एग्ज़ाम में यदि आप चाहते हैं कि आप तकरीबन 60 प्लस स्कोर करें आउट ऑफ 100, तो अर्बन और रीजनल प्लानिंग को पढ़ना, जानना, समझना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि आप आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के डिसिप्लिन में अपना स्पेशलाइजेशन बनाना चाहते हैं या मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी यह क्लास आपको काफ़ी मदद करेगी। जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि मान लीजिए आगे चल कर के आप अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके अंदर बेसिक तौर पर क्या आपको पढ़ने को, जानने को, समझने को मिलेगा। तीसरी ज़रूरी ऐसी बात है कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में या टाउन प्लानिंग में, तो उस लिहाज से ये क्लास उनके लिए एक तौर पर रिवीजन का काम करेगी और उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में आसानी होगी। तो जब हम अर्बन और रीजनल प्लानिंग के बेस को समझना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन के मामले से सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि जहाँ से भी आप अर्बन और रीजनल प्लानिंग की कहानी को समझना शुरू करें, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी को समझना होगा। मैं समझता हूँ कि ज्योग्राफी वर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं और इसके बारे में समझ आपको है। इसके अंदर जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरीके से क्लासीफाई आप करते हैं। द फर्स्ट वन वुड बी दी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सेकेंड वन वुड बी दी अर्बन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप इंसान के और नेचर के इंटर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। मैन एंड नेचर के इंटर रिलेशनशिप के बारे में आप समझते हैं। अर्बन ज्योग्राफी में आप किसी भी अर्बन एरिया में होने वाले एक्टिविटीज़ या इंटरैक्शन के बारे में समझते हैं जिसके बिहाफ पर वहाँ पर्टिकुलरली डेवलपमेंट होती है। तो जब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी की एस्टैब्लिशमेंट्स या डेफिनेशंस समझ में आती हैं, उसके बाद में हमें पता लगता है कि किस तरीके से अर्बन और रीजनल प्लानिंग का क्राइटेरिया काम करता है। अब जब हम अर्बन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो दो तरीके होते हैं या दो ऐसे रास्ते होते हैं जिनके बारे में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है या आपको पता होना चाहिए। पहला तरीका है पास्ट या प्रेजेंट सिनेरियो से अवेयर होना। दूसरा तरीका है फ्यूचर सिनेरियोज के बारे में डिसीजन मेकिंग करना। इसका मतलब है कि जहां आप आज हाल फिलहाल हैं या जिस भी अर्बन ज्योग्राफी का आप पार्ट हैं, वहाँ पर या तो आप उसके पास्ट के बारे में कंसर्न रहें, वहाँ ऑलरेडी स्थापित हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ के सेटलमेंट पैटर्न्स या डेवलपमेंट के तरीके। और दूसरी बात है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के फ्यूचर डेवलपमेंट से कंसर्न रहें। जब आप फ्यूचर डेवलपमेंट से कंसर्न रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस या ऑपरेशंस करेंगे जिनके बिहाफ पर कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और एक तरीके से जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ रिजाइड करती है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा या अर्बन डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो हो पाएगा। तो यहाँ से अर्बन प्लानिंग की डेफिनेशन निकल करके आती है कि एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। अब ये वो ऑपरेशन है जो आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके डिसीजन मेकिंग करेंगे टू रीच ए सर्टेन गोल और टू बैलेंस ए नंबर ऑफ गोल्स। अब अर्बन और रीजनल प्लानिंग की डेफिनेशन समझने के बाद जब हमें पता लग चुका है कि एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रहेगा जिसमें कि आप सर्टेन गोल्स अचीव करेंगे, उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि वो जो गोल्स होंगे वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होगा इकोनॉमिक गोल, जिसके अंदर आप उस एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे
और ऐसे डिसीजन मेकिंग करेंगे या ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा होंगे सोशल गोल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि सोशल गोल्स जो होंगे वहाँ होने वाली सोशल इक्विलिटी को या इक्विटी को बढ़ावा देंगे कि जो भी रिसोर्सेस हैं आपके वो एक तरीके से समान तौर पर सबको मिले और इंक्लूसिव डेवलपमेंट या सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट वहाँ पर हो सके, जिससे कि नो सोशल डिवीजन का क्राइटेरिया वहाँ पर बने। तो अर्बन प्लानिंग के सेंस में आप ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर अर्बन या रीजनल एरिया में इकोनॉमिक और सोशल गोल्स डेवलपमेंट के पूरे हो सकें और किसी भी तरीके का सोशल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ना रहे। और जब ये गोल्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपका अर्बन प्लानिंग का जो अल्टीमेट एम है या जो भी ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे वो सक्सेसफुल माना जाता है। अब आगे चल करके आपको पता लगता है कि अर्बन प्लानिंग है वो दो तरीके की होती है। जब भी आप अर्बन प्लानिंग को समझते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स या दो क्राइटेरियाज आपको जानने समझने होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर वुड बी फिजिकल प्लानिंग, जिसके अंदर आप एक तरीके से उस पर्टिकुलर अर्बन एरिया के अंदर अवेलेबल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का अप्रेजल करते हैं या आने वाले सिचुएशंस या टाइम के लिए फर्दर मोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करते हैं। और दूसरा उसका पार्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसके अंदर आप इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करने के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं और सरकार आमतौर पर ऐसे डिसीजंस लेती है जो कि उस पूरे पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आए और आप प्लान कर सकें एक तरीके से फिजिकल सेंस में भी और इकोनॉमिक सेंस में भी। फिजिकल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें एक तरीके से ये समझ में आता है कि आपको लैंड यूज़ मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जितना भी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट अवेलेबल है जिसके साथ मैन का इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए आपको प्लान करना है। जबकि हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए काम करना है और ऐसे डिसीजन मेकिंग करनी है बीइंग एन अर्बन प्लानर या बीइंग ए लर्नर ऑफ अर्बन प्लानिंग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिसोर्सफुलनेस उस पर्टिकुलर जगह पर आ सके। अब इसके बाद जब हम मॉडर्न अर्बन प्लानिंग की हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें पता लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंटली 16th टू 17th सेंचुरी का जो क्राइटेरिया है या जो एरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर टाइम में एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो माना जाता है। इसके बाद हमें ये समझ में आया कि आमतौर पर जब भी हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको जनरली इकोनॉमिक्स को, सोशियोलॉजी को, पॉलिटिक्स को एंड लास्टली बिल्ट एनवायरनमेंट को इंक्लूड करना होगा। इन चारों फैक्टर्स की टोटलिटी के साथ जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस पूरे एक बड़े एनवलप को आप अर्बन प्लानिंग का नाम दे सकते हैं, या जब वो पूरा एस्पेक्ट रीजनल लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल जिसे हम बोलते हैं उस लेवल पर काम करता है तो उसे आप रीजनल प्लानिंग का नाम देते हैं। अर्बन और रीजनल प्लानिंग में फ़र्क सिर्फ अर्बन और रीजन की डेफिनेशन जितना है। प्लानिंग का मतलब हमेशा ही डिसीजन मेकिंग रहेगा या ऐसे सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि आप एक बेटर इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट के लिए लेंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग आप अर्बन रीजन में, अर्बन प्लानिंग में या रीजनल प्लानिंग में, दोनों में कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस होल टॉपिक इज कंसिडर्ड एज अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि जब भी आप किसी अर्बन या रीजनल एरिया में रिजाइड कर रहे हैं या वहाँ के स्टेक होल्डर हैं किसी भी सेंस में, मान लीजिए आप उन सारी सर्विसेज को अवेल करते हैं या आप किसी तरीके से सरकार में शामिल हैं जो फैसले लेते हैं, या आप सिर्फ इस पर्टिकुलर सिस्टम को समझने वाले ग्रुप का हिस्सा हैं, तो हमें ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी अर्बन प्लानिंग आप करते हैं या जिस भी अर्बन या रीजनल प्लानिंग की बात को आप समझते हैं वो हमेशा से ही सोशल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करती हैं उन प्रॉब्लम्स को समझते हुए और उनका अप्रेजल तैयार करते हुए उसके कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स में किया जाता है। कि मान लीजिए हमें पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है,
या हम ऐसा मान करके चलते हैं कि सरकार को लगता है कि यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो कि आप एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से देखते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, या यदि आप उसको प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, या मान लीजिए कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो भी आप अर्बन लेवल पर करते हैं या रीजनल लेवल पर करते हैं, उस पूरी डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया को आप अर्बन या रीजनल प्लानिंग का नाम देते हैं। इतना समझ जाने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि अर्बन प्लानिंग के अंदर दो तरीके की ज्योग्राफी आप इंक्लूड करते हैं, या ज्योग्राफी की जब आप बड़े पिक्चर पर बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो तरीके की ज्योग्राफी अवेलेबल थी। वन वॉज दी फिजिकल ज्योग्राफी एंड द अदर वॉज दी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने समझा था कि मैन की और एनवायरनमेंट का जितना भी इंटरेक्शन होता है या जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमंस करते हैं उसका एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स या एनवायरमेंटल इंटरेक्शन जो है, जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसको ह्यूमन ज्योग्राफी माना जाएगा। और हमेशा हमें ये मान करके चलना होता है दैट फिजिकल ज्योग्राफी इज इम्पैक्टेड बाय ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंसान जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है अपने एनवायरनमेंट पे, उसका एक सीधा डायरेक्ट असर उसके आसपास पाए जाने वाले फिजिकल एनवायरनमेंट पर होता है। और जो भी एक्टिविटीज़ हम डिसीजन मेकिंग के तौर पर करते हैं या जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उस अर्बन या रीजनल एरिया में प्लानिंग को करने के लिए, तो उन डिसीजंस का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट पर या फिजिकल ज्योग्राफी पर होता है। सो दैट इज़ वाई ज्योग्राफी एंड अर्बन प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड। और इसी बिहाफ पर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है कि मान लीजिए आप अर्बन और रीजनल प्लानिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको चार तरीके से एलिजिबिलिटी मिलती है। द फर्स्ट वन वुड बी दैट यू आर एन आर्किटेक्ट और ए डिग्री होल्डर इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी सिमिलर चीज़ आपकी प्लानिंग की डिग्री हो सकती है, यू आर हैविंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन बैचलर ऑफ प्लानिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है कि आपके पास बैचलर इन टेक्नोलॉजी की अंडर ग्रेजुएट डिग्री अवेलेबल है एंड दैट विद दी सिविल डिसिप्लिन। और चौथा नज़रिया जो नज़र आता है वो है आपके पास ज्योग्राफी की पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि ज्योग्राफी और अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग का थ्रू दिस पिक्चर एक डायरेक्ट रिलेशन है। दैट इज़ वाई जी द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटेल्ड और स्पेशलाइज्ड स्टडी is kept as one of the geographical aspect in terms of the education। अब जब हमने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में समझ लिया तो यह जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है पर्टिकुलरली, क्योंकि अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी या अर्बन ज्योग्राफी के बारे में बातें करनी है, फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल ज्योग्राफी पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है। whenever we shall be talking about urban and regional planning we shall be focused more on the urban geography और human geography। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हमें ये पता लगता है कि यह दो तरीके से काम करती है। द फर्स्ट क्राइटेरिया वुड बी दैट इट वुड बी एक्टिंग एज ज्योग्राफी पार्ट बाय पार्ट। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप एक तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया की रीजनल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं या उस रीजनल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंटीमेट होते हैं, और जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट या बिल्ट एनवायरनमेंट आपके पास अवेलेबल होता है उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस पूरे डिसिप्लिन को समझते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रीजनल कॉन्टेक्स्ट वी शैल बी अवेयर ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया पार्ट बाय पार्ट। आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि क्योंकि आप फिजिकल एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं दैट इज़ वाई दिस पोर्शन इज़ द फिजिकल ज्योग्राफी। बट हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के और नेचर के जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट अवेलेबल है या रीजनल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है उसके इंटरेक्शन को समझ सकें। दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस फिजिकल एस्पेक्ट। एंड द वेरी सेकेंड वे टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ज्योग्राफी would be to understand activity part by part. In the very first approach you understood about the geography part by part,
and now we shall be understanding about activity part by part. And under this criteria हमें ये पता लगता है कि एक तरीके से सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हमें समझनी है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हमें सबसे पहले तो वैरायटी ऑफ लैंड यूज़ के बारे में अवगत कराती है। मान लीजिए एग्रीकल्चर है या ट्रांसपोर्ट है या इंडस्ट्री है या इम्पॉर्टेंटली रेजिडेंशियल है। तो इस तरीके से वेरियस लैंड यूजेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं उन एक्टिविटीज़ को पार्ट बाय पार्ट समझना हमें मदद करता है ह्यूमन ज्योग्राफी की सेकंड अप्रोच को समझने में, दैट इज एक्टिविटी पार्ट बाय पार्ट। और फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में जब आप ज्योग्राफी को या फिजिकल एनवायरनमेंट को या रीजनल कॉन्टेक्स्ट को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ज्योग्राफी। So in totality, that is how the criteria of human geography is understood. एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स आपको ज़रूर ये समझने में मदद कर रही होंगी कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी का अर्बन और रीजनल प्लानिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब जब हमने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के अंदर सिस्टमेटिक अप्रोच पार्ट बाय पार्ट को समझा, तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की जब आप बात करते हैं या सेकंड क्राइटेरिया की जब आप बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको दो तरीके से कंसिडरेशन करना होता है। द फर्स्ट वन वुड बी दी सोशल क्राइटेरिया एंड द सेकंड वन वुड बी दी इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जिसके अंदर जितना भी आप लैंड यूज़ को डिफरेंशिएट करके समझ रहे थे, जो कि हमने बात की अभी। तो जब आप सोशल लेवल पर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को समझते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से इंक्लूसिविटी को हमने ध्यान में रखना होता है। जब भी हम रिसोर्सेज की डिसीजन मेकिंग करेंगे या ऐसे रिसोर्सेज प्लान करेंगे, तो हमें इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी होगी या प्लान करना होगा कि समाज के हर हिस्से को, हर तबके को हम उस अल्टीमेट प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकें। एंड